यह लड़की जिसे कभी भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था, जब पहली बार झुग्गी से बाहर निकली तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक आदमी बच्चों को सफेद खिचड़ी बांट रहा था, ऐसी खिचड़ी जिसका स्वाद उसने कभी नहीं चखा था। लड़की के मुंह में पानी भर आया। तभी उस आदमी की नजर उस पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ तुम भी एक कटोरी ले लो। उससे क्या पता था, भाग्य का पहिया उसी क्षण घूमना शुरू कर चुका था। लड़की ने कांपते हाथों से खिचड़ी से भरा कप लिया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो छिपाए नहीं छिप रही थी। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसने इतना स्वादिष्ट भोजन छका। उसने कप की दीवारों पर चिपका आखिरी कण भी चाट लिया। आदमी ने कहा, अगर तुम रोज ऐसी खिचड़ी खाना चाहती हो तो यहाँ आकर शतरंज सीखो। उसने उसे एक दूसरी लड़की के साथ बैठा दिया। लेकिन 2 महीने से न नहाई हुई फियोना के शरीर से तेज बदबू आ रही थी। दूसरी लड़की ने मुश्किल से अपना नाम बताया और तुरंत उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी गंध पसंद नहीं। घर लौटकर फियोना ने बड़ी शानो शौकत से नहाया, पर वह शतरंज के लिए नहीं बल्कि दोबारा खिचड़ी पाने के लिए। लेकिन दिन ब दिन के माहौल ने उसके भीतर शतरंज के प्रति सच्ची रुचि जगा दी। वह मिट्टी के तेल का दिया जलाती, बोतल के ढक्कनों को मोहरों की तरह सजाती और अपने छोटे भाई को पकड़कर रोज खेलती। शुरू में वह हर बार हार जाती। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी बहन। हार न मानने वाली फियोना ने सोचना शुरू किया, वह बाजी कैसे पलट सकती है, क्योंकि दिन में शिक्षक रॉबर्ट ने उसे बताया था, शतरंज सोच और रणनीति का खेल है। जीवन भी शतरंज जैसा है। मुश्किलों में यह तुम पर है कि तुम भाग्य को स्वीकार कर बैठ जाओ या दिमाग लगाकर रास्ता खोजो। अगर शांत रहकर सोचोगी तो हमेशा समाधान मिलेगा। ये शब्द फियोना के लिए प्रकाश की किरण बन गए। उस दिन से वह पूरी तरह शतरंज में डूब गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो लड़की कभी खिचड़ी के लिए तरसी थी वही आगे चलकर देश की अजेय शतरंज रानी बनेगी। सबसे धीमी चाल भारी कदम नहीं बल्कि भटकाव है। सबसे तेज चाल दौड़ना नहीं बल्कि निरंतरता है। लगातार अभ्यास से फियोना की प्रतिभा चमकने लगी। एक दिन उसने कक्षा के प्रथम स्थान वाले छात्र को हरा दिया। सबको लगा लड़के ने जानबूझकर हार मानी है। यहाँ तक कि रॉबर्ट को भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद उसने उनकी चालें झांक ली हों। लेकिन फियोना ने मासूमियत से कहा, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। रॉबर्ट ने आश्चर्य से पूछा, तो तुमने आखिरी स्थिति खुद ही समझी? वह हैरान भी थे और प्रसन्न भी। उन्हें एहसास हो गया था उनके सामने एक असाधारण प्रतिभा खड़ी है, लेकिन महान खिलाड़ी बनने की राह अभी लंबी थी। अब उन्हें बाहर निकलकर दुनिया को खुद को दिखाना था। इसीलिए रॉबर्ट कई बार शिक्षा विभाग में प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति लेने गया, लेकिन हर बार उसे बेरहमी से मना कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने उससे कहा कि प्रतियोगिता किंग्स यूनिवर्सिटी में आयोजित होगी, जो एक बहुत ही औपचारिक स्थान है। ये बच्चे गंदे और अस्त व्यस्त हैं और संभव है कि वे संक्रामक बीमारियां भी साथ लाएं। फिर भी रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। मंत्री ने जानबूझकर शर्त रखी कि प्रत्येक बच्चे को 4000 शिलिंग पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह सुनकर रॉबर्ट मुश्किल में पड़ गया। ये बच्चे तो लगभग हर दिन भूखे पेट रहते थे। वे 4000 शिलिंग की फीस कैसे भर सकते थे? वे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज इसलिए सीख रहे थे क्योंकि रॉबर्ट उन्हें रोज मुफ्त दोपहर का भोजन देता था। असल में रॉबर्ट उन गिने चुने लोगों में से था जो झुग्गी बस्ती से निकलकर सफल हुए थे। वह पहले एक फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन चोट लगने के कारण उसे खेल छोड़ना पड़ा। अब वह वहीं एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। वह इन बच्चों की परेशानियों को गहराई से समझता था और खेल के माध्यम से उनका भविष्य बदलना चाहता था। लेकिन उसने देखा कि 2 बच्चे फुटबॉल खेलने में रुचि नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वे फुटबॉल नहीं खेल सकते। उनकी माँ ने मना किया है क्योंकि उनके पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है। इसलिए रॉबर्ट ने उन्हें शतरंज आजमाने की सलाह दी ताकि वे चोट से बच सके। लेकिन वे दोनों अब भी तैयार नहीं थे। तब रॉबर्ट ने अपने अनुभव सुनाए, कैसे उसने शहर में शतरंज सीखकर वहाँ के छात्रों को हराया और काफी पैसा भी कमाया। जब बच्चों ने सुना कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं तो उनकी रुचि बढ़ गई। इसके बाद रॉबर्ट ने रोज मुफ्त भोजन देकर झुग्गी बस्ती के और भी बच्चों को शतरंज सीखने के लिए आकर्षित किया। फियोना भी संयोग से उन बच्चों के साथ आई और उसे अपने भाग्य को बदलने का मौका मिला। लेकिन रॉबर्ट केवल एक साधारण शिक्षक था और उसे बहुत कम वेतन मिलता था। इन बच्चों की शतरंज की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने में उसकी पत्नी घर का किराया देती थी। आखिरकार रॉबर्ट ने अपनी पुरानी चोट की परवाह किए बिना गली मोहल्लों में फुटबॉल खेलना शुरू किया ताकि बच्चों की पंजीकरण फीस जुटा सके। बच्चों ने जब उसे खेलते देखा तो वे उसे उत्साहित करने आ गए। अंततः उन्होंने मिलकर पर्याप्त धन जुटा लिया। मंत्री के पास अब मना करने का कोई बहाना नहीं बचा। इसी बीच एक दिन फियोना की माँ को बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दिया। वे रोज मक्का बेचने का बहाना बनाकर पूरा दिन बाहर रहने लगे थे। गांव के किसी व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि फियोना शायद जुए में फंस गई। रॉबर्ट के समझाने के बावजूद वह बच्चों को वहाँ से ले गई और रॉबर्ट को चेतावनी दी, अगर मैंने अपने बच्चों को यहाँ फिर देखा तो तुम परिणाम देखोगे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। फियोना की माँ के गलतफहमी को दूर करने के लिए रॉबर्ट को खुद उसे घर जाकर समझाना पड़ा। उसने कहा कि शतरंज जुआ नहीं है बल्कि यह एक शाही खेल है और इस बार की प्रतियोगिता उन्हें देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी दिखाने का मौका देगी। यह एक दुर्लभ अवसर है। फियोना इन बच्चों में सबसे प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं है। तब रॉबर्ट ने वादा किया, अगर वह फियोना को प्रतियोगिता में जाने की अनुमति दे दें तो पैसों की जिम्मेदारी वह खुद उठाएगा। इस तरह झुग्गी बस्ती के ये बच्चे पहली बार बड़े शहर पहुंचे। रास्ते भर वे एक दूसरे से सटे बैठे रहे। जब वे किंग्स यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गए। साफ और विशाल मैदान, सुव्यवस्थित कपड़ों में छात्र और भव्य इमारतें, मानो कोई सपना हो। वहाँ उन्हें ऐसे व्यंजन मिले जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। जब तले हुए चिकन लेग्स मेज पर रखे गए तो बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और हाथ बढ़ा दिए। सौभाग्य से रॉबर्ट ने समय रहते उन्हें रोक लिया। मंत्री के भाषण खत्म होते ही वे बेसब्री से चिकन उठाकर खाने लगे। रात को रॉबर्ट बच्चों के छात्रावास में उन्हें देखने गया। उसने देखा कि वे बिस्तरों पर नहीं बल्कि जमीन पर सोए हुए हैं। रॉबर्ट की आंखें भर आईं। शायद उन्हें जमीन पर
पर ही ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। अगली सुबह रॉबर्ट ने देखा कि बेंजामिन बिस्तर के नीचे छिपकर रो रहा है और घर जाने की जिद कर रहा है। बाकी बच्चे भी उदास थे और प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते थे। तब रॉबर्ट ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया जिससे सब जोर जोर से हंस पड़े। उनकी घबराहट और चिंता कुछ देर के लिए दूर हो गई। लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो फियोना को पता चला कि उसका मुकाबला सबसे ताकतवर खिलाड़ी से है। वह पिछले साल की चैंपियन थी। यह सुनकर फियोना डर गई। रॉबर्ट ने मुस्कुराकर उसे हिम्मत दी और उसका आत्मविश्वास लौट आया। मंत्री भी रॉबर्ट की तारीफ करने लगा। उसने कहा कि रॉबर्ट ने मानो रणनीतिक घोड़े की चाल अपनाई है। सबसे कमजोर दिखने वाले खिलाड़ी को पिछले साल की चैंपियन के सामने उतारकर। जैसे ही मुकाबले शुरू हुए, शहर के छात्रों को एहसास होने लगा कि झुग्गी बस्ती से आए ये बच्चे उतने कमजोर नहीं हैं जितना वे समझते थे। सबसे पहले बेंजामिन ने जीत हासिल की, लेकिन सबसे रोमांचक मुकाबला था फियोना और पिछली चैंपियन के बीच। जब उसकी प्रतिद्वंद्वी ने चश्मा उतारा तभी समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। फियोना ने शानदार जीत दर्ज की और चैंपियन बन गई। फिर भी उसे अपने हुनर पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद वह किस्मत से जीत गई, क्योंकि उसने तो कभी एक दिन भी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन रॉबर्ट ने दृढ़ता से कहा, तुमने अपनी मेहनत और काबिलियत से जीत हासिल की है। फिर भी कहा जाता है दुर्भाग्य अक्सर उन्हीं के पीछे पड़ता है जो पहले से ही परेशान हो। इसी बीच एक दिन फियोना और छोटा भाई रोज की तरह मक्का बेचने बाहर गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। माँ और फियोना घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले गई। यह इलाका बहुत गरीब था। अस्पताल में दवाइयों की भी भारी कमी थी। डॉक्टर ने देखा कि भाई दर्द से तड़प रहा है। जब अस्पताल ने इलाज के पैसे मांगे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। मजबूरी में माँ ने डॉक्टर की नजर बचाकर बेटे की सलाइन की नली निकाल दी और वे चुपचाप अस्पताल से भाग आए। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। असल में वे कई महीनों से किराया नहीं दे पाए थे। मकान मालिक ने फियोना की माँ से कहा कि वह दोबारा शादी कर ले और कहीं और चली जाए। उसने बेहुदा अंदाज में कहा कि कई अमीर बूढ़े आदमी हैं जो उसे पैसे देने को तैयार हैं। माँ ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। माँ की जिद देकर मकान मालिक ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। अपने घायल बेटे और छोटे बच्चों को बेघर होते देकर माँ घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन मकान मालिक का दिल नहीं पसीजा। उसने उन्हें बेरहमी से बाहर निकाल दिया। इस तरह माँ एक हाथ में छोटे बच्चे को उठाए, दूसरे हाथ से घायल बेटे को सहारा देती हुई सड़क पर चलने लगी। फियोना के पिता की बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। वे कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए थे। फिर भी माँ ने दोबारा शादी नहीं की और अकेले ही चारों बच्चों को पालने का फैसला किया। वह हमेशा उन्हें सिखाती थी कि मेहनत ही जीवन का सहारा है। लेकिन बड़ी बेटी उतनी मजबूत नहीं थी। वह सोचती थी कि किसी अमीर आदमी से शादी कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि केवल मेहनत के सहारे जीवन बहुत कठिन था। वे अक्सर भूखे रहते थे और सुबह से रात तक सड़क पर मक्का बेचते थे। आखिर एक दिन बड़ी बहन एक अमीर आदमी के साथ चली गई। अपने घायल भाई और परिवार का पेट पालने के लिए फियोना ने भी शतरंज छोड़ने का मन बना लिया। जब रॉबर्ट को यह पता चला तो वह खाना लेकर उसके पास आया। वह उसके साथ बैठकर शतरंज खेलने लगा। लेकिन कुछ ही चालों में फियोना ने हार मान ली। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी अपने राजा को मत गिराओ। हर स्थिति में हार नहीं होती। जो तुम्हारे पास है उसी पर ध्यान दो। फियोना बोली, कोच, मुझे लगता है आप यहाँ के नहीं हैं। जब रॉबर्ट ने उसे इस तरह टूटते देखा तो उसने अपनी कहानी सुनाई। जब वह छोटा था उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उस समय उसके मन में गलत विचार भी आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और डटा रहा। उसने कहा, जिंदगी एक साधना है। दबाव आते ही खुद को कमजोर मत समझो। ठोकर लगते ही हार मत मानो। चाहे आज कितना भी बुरा क्यों ना हो, कल फिर एक नई शुरुआत होगी। सब कुछ समय पर थम जाएगा। अपना मन संभालने के बाद फियोना और उसका भाई फिर से टीम में लौट आए। रॉबर्ट की पत्नी ने उनकी पढ़ाई में मदद की और सांस्कृतिक विषयों की अतिरिक्त कक्षाएं लेने लगी। कठिन सर्दी के बाद जैसे वसंत आता है, वैसे ही उनकी मेहनत का फल भी धीरे धीरे दिखाई देने लगा। फियोना की शतरंज की कला तेजी से निखरने लगी। शुरुआत में जहाँ वह कभी जीती तो कभी हारती थी, वहीं बाद में वह लगभग अजेय हो गई। प्रतियोगिताओं से मिले पुरस्कारों के पैसों से उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। हालांकि वह घर पुराना और जर्जर था, लेकिन कम से कम अब उन्हें सड़क पर रात नहीं बितानी पड़ती थी। इसी माहौल में फियोना चुपचाप मेहनत करती रही। वह जानती थी सिर्फ वही उंगलियां समय का अमर संगीत बजा सकती हैं जो संघर्ष में घायल हुई हो, और केवल वही लोग स्वर्ग जैसी ऊंचाई पा सकते हैं जिन्होंने नरक जैसे हालात झेले हों। देखते ही देखते साल 2009 आ गया। 13 साल की फियोना ने कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की और ढेर सारे ट्रॉफी और प्रमाण पत्र अपने नाम किए, लेकिन पुरस्कार राशि अब भी बहुत कम थी। उसकी शतरंज को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए रॉबर्ट ने अपने संजोकर रखे कठिन एंड गेम अंतिम चालों वाले खेल उसे सिखाने शुरू किए। लेकिन पहली ही चाल में फियोना एक जाल में फंस गई। रॉबर्ट गंभीर होकर उसे समझाने लगे। तभी फियोना ने कहा, मैं इस तरह चाल नहीं चलती। रॉबर्ट ने कहा, तुम्हें यही चलनी होगी। फियोना बोली, आप मेरी स्थिति से भ्रमित हो गए हैं। अगर आप मेरे घर आते तो मैं आपके राजा पर हमला करती और आपकी रानी ले लेती। क्या आप देख पा रहे हैं? रॉबर्ट की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि फियोना 8 चाल आगे की स्थिति देख पा रही है। यह तो किसी ग्रैंड मास्टर स्तर की क्षमता थी। उसी क्षण कोच को समझ आ गया कि अब उसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। कुछ समय बाद फियोना और 2 अन्य बच्चे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सूडान प्रतियोगिता में गए। इस बार वे बस से नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। नीचे सफेद बादलों को देखकर फियोना को लगा मानो वह सपना देख रही हो। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अफ्रीकी बाल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली। वहीं उन्होंने पहली बार स्विमिंग पूल में तैरना सीखा, पहली बार मिल्क टी पी और पहली बार स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज खाए। जो चीजें दूसरे बच्चों के लिए सामान्य थीं, वे उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। जब फियोना ट्रॉफी लेकर घर लौटी तो माँ ने उसके
लिए खुशबूदार सुअर के पांव और चावल का विशेष भोजन बनाया, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसे उस खाने में भी स्वाद महसूस नहीं हुआ। उसने चुपचाप एक नजर इधर उधर डाली। घर लौटते ही फिर वहीं बिखरा हुआ बिस्तर। ऊपर देखा तो चारों ओर से हवा अंदर आती टूटी फूटी दीवारें। कल तक जो जीवन स्वर्ग जैसा लग रहा था आज उससे बिल्कुल उलट। धरती और आसमान का फर्क। उसी दिन से फियोना बदलने लगी। वह आलसी होने लगी। कहने लगी एक चैंपियन से कपड़े धुलवाना उसकी प्रतिभा की बर्बादी है। उसमें घमंड आने लगा। वह शहर के बच्चों की तरह फैशनेबल हेयर स्टाइल बनाने लगी। वह शिकायतें करने लगी, मेरे प्रतिद्वंद्वियों के पास सब कुछ आसानी से है और मैं चैंपियन होकर भी कुछ नहीं रखती। धीरे धीरे वह शहर की चमक दमक में उलझ गई और अभ्यास पर ध्यान देना कम कर दिया। माँ ने बेटी में यह बदलाव देखा तो तुरंत कोच के पास गई। उसने कहा आपने कहा था शतरंज उसका चरित्र मजबूत करेगा, लेकिन स्वर्ग जैसा जीवन देकर वह अब बेचैन और घमंडी हो गई है। कोच ने भी समस्या समझ ली थी। माँ के जाने के बाद उसने अपराध बोध में अपनी पत्नी से कहा फियोना प्रतिभाशाली है, लेकिन शायद मेरे पास उसे सही दिशा देने का पर्याप्त अनुभव नहीं है। देखते देखते 2010 आ गया। 14 साल की फियोना को ओलंपियाड में भाग लेने का मौका मिला। सबने उसे समझाया कि वह 2 साल इंतजार करे क्योंकि उसकी उम्र कम है और मानसिक रूप से अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं। लेकिन फियोना अड़ी रही। उसने कहा अगर मैं इस बड़ी प्रतियोगिता में 50% अंक भी ले आऊं तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन सकती हूँ। मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मास्टर बनना चाहती हूँ। यह मेरे परिवार और मेरे देश दोनों के लिए अच्छा होगा। रूस जाने वाली उड़ान में कोच ने उसे समझाया हर चाल सोच समझ कर चलना, जल्दी मत करना, सावधान रहना, आत्मविश्वास रखना, आराम से सोचना, तभी तुम्हें रास्ता दिखेगा। लेकिन फियोना अब जीत के नशे में थी। उसे लगा कि वह अजेय है। रूस की राजधानी पहुंचकर वह युगांडा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता स्थल में दाखिल हुई। 146 देशों से आए 1000 से अधिक खिलाड़ियों में वह सबसे कम उम्र की थी। वह आत्मविश्वास से भरी थी और मानती थी कि जीत उसी की होगी। लेकिन शतरंज केवल चालों का खेल नहीं है, यह मानसिक संतुलन की भी परीक्षा है। इस बार उसका सामना एक अनुभवी खिलाड़ी से हुआ। प्रतिद्वंद्वी ने उसकी जल्दबाजी और अत्यधिक आत्मविश्वास को भांप लिया। उसने उसे धीरे धीरे जाल में फंसाने की रणनीति अपनाई और कुछ ही चालों में उसकी मानसिक स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस हार ने फियोना का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। जो लड़की खुद को अजेय समझती थी वह एक पल में बिखर गई। रॉबर्ट तुरंत उसके पीछे गया। अब भी वह अपने कोच से मन की बात कह सकती थी। फियोना बार बार कह रही थी मुझे कभी किसी ने डांटा नहीं, मुझे कभी किसी ने डांटा नहीं, मुझे कभी किसी ने डांटा नहीं। रॉबर्ट ने उसे संभालते हुए कहा बस समय दो खुद को, हिम्मत रखो, मन को मजबूत करो। फियोना ने तय किया कि वह अपने जीवन के लिए एक बार फिर पूरी ताकत से लड़ेगी। दिन में वह माँ के काम में हाथ बंटाती और रात को दीपक जलाकर शतरंज का अभ्यास करती। लेकिन एक रात माँ ने उसे पढ़ते देख लिया और दीपक बुझाने को कहा क्योंकि घर में मिट्टी का तेल बहुत कम बचा था। गुस्से और बेबसी में फियोना ने खुद ही दीपक बुझा दिया। अगली सुबह छोटा भाई माँ के पास गया और बोला माँ दीदी को पढ़ने दो, यही हमें पेट भरने का रास्ता देगा, यही हमें इस जगह से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है। माँ ने पूछा भागकर कहाँ जाएंगे? भाई बोला गाँव में, मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ, मेरा पेट हमेशा खाली रहता था। माँ फियोना को यह मौका दो। इन शब्दों ने माँ को चुप कर दिया। कौन सा माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा आगे बढ़े। उसने अपनी शादी का सुंदर गाउन पहना और एक कपड़ों की दुकान पर पहुंची। वह उस गाउन को बेचने आई थी। दुकान का मालिक वही व्यक्ति था जो युवावस्था में उससे प्रेम करता था। उसने कहा इस कपड़े की कीमत केवल 12,000 शिलिंग है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रात का भोजन करने चलो तो मैं 1 लाख शिलिंग दे सकता हूँ। एक पल के लिए माँ डगमगाई, लेकिन अगले ही क्षण उसने दृढ़ता से मना कर दिया। मुझे 12,000 ही दे दो। बस जीवन भर कठिनाइयाँ झेलने के बावजूद उसने कभी अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया। उस पैसे से उसने मिट्टी का तेल खरीदा। उस रात जब फियोना दीपक बुझाने वाली थी, माँ खुद आगे बढ़ी और दीपक जला दिया। अब वह चाहती थी कि उसकी बेटी पूरी ताकत से पढ़े, अपने भविष्य के लिए जी जान लगा दे। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा था तभी अचानक आई मूसलाधार बारिश ने सब कुछ फिर से तहस नहस कर दिया। उनका छोटा सा घर बह गया। छोटा भाई भी बाढ़ में बहते बहते बचा और इससे भी बड़ा झटका बड़ी बहन ने माँ को बताया कि वह गर्भवती है। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। यही है समाज के सबसे निचले पायदान पर जीने की त्रासदी, जहाँ एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। हताश और उलझन में फियोना फिर कोच के पास गई। उसने कहा आपने मुझे सिखाया था कि कठिन परिस्थिति में शांत रहकर विश्लेषण करो और फिर योजना बनाकर एक एक कदम आगे बढ़ो, लेकिन इस तूफान के सामने इस तूफान ने मेरी सारी योजनाएं बिखेर दी। फियोना की बात सुनकर कोच कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरी माँ हाई स्कूल में ही मुझसे गर्भवती हो गई थी। वह मेरे विवाहित पिता को यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, इसलिए मेरी कई मौसियों ने बारी बारी से मुझे पाला। मैं 6 साल का था जब पहली बार अपनी माँ से मिला। उसके बाद हम 2 साल तक साथ रहे। वह मेरी पूरी दुनिया बन गई थी, लेकिन अचानक बीमारी से उनका निधन हो गया। मैंने माँ को दूसरी बार खो दिया। मैं भी सोचता था कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। क्या हालात बदल सकते हैं? हाँ, हर कोई गलतियां करता है, गिरता है, लेकिन असली बात यह है कि जब हम टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ते हैं वहीं से नई शुरुआत होती है। ये शब्द सुनकर फियोना की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि कठिनाइयां अंत नहीं, परीक्षा है। उसने कोच से विनती की कि वह कुछ समय के लिए उसके घर में रहकर पढ़ाई करना चाहती है, क्योंकि वह अपनी माँ का सामना नहीं कर पा रही थी, उस माँ का जिसने उसके लिए इतना त्याग किया था। कोच ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन कुछ ही समय बाद रॉबर्ट के सामने भी जीवन का एक बड़ा फैसला आ खड़ा हुआ। एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। वेतन उसके खेल शिक्षक की तनख्वाह से कई गुना ज्यादा था। अगर वह हाँ कह देता तो उसके परिवार को तुरंत अपना घर मिल जाता और बेटी सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ सकती थी। काफी सोच विचार के बाद भी रॉबर्ट ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा मैं अभी इन बच्चों को छोड़ नहीं सकता। पत्नी ने पूछा तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए? मैं हमेशा समझती थी कि तुम ऐसे इंसान हो जो अपने सपनों के पीछे भागते
सकते हैं, लेकिन यह भी तो हमारा जीवन है, हमारा परिवार भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। समय बीता गया और 2011 आ गया। कोच के मार्गदर्शन में फियोना ने फिर से आत्मविश्वास पा लिया। वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई। उधर माँ अक्सर छोटे बेटे से पूछती फियोना कब घर लौटेगी। हालांकि बेटी केवल कुछ समय के लिए दूर थी, लेकिन जब बेटे ने कहा कि वह अभी कुछ दिन और रुकेगी तो माँ की आंखों में आंसू भर आए। वह जल्दी से चादर उठाकर आंसू छिपाने लगी और फियोना भी माँ को उतना ही याद करती थी। वह भी उस गर्म आलिंगन में लौटना चाहती थी। एक दिन माँ उदास मन से सड़क पर अपना ठेला लगाए बैठी थी। अचानक उसने सिर उठाया। सामने सलीकेदार कपड़ों में खड़ी फियोना थी। माँ ने बिना एक पल घंवाए उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या तुम मेरी बेटी हो? हाँ माँ। दूर खड़े कोच यह सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन फियोना ने उन्हें देख लिया। माँ तुरंत उबला हुआ मक्का लेकर कोच के पास आई और धन्यवाद देने लगी। पर कोच मुस्कुराकर बोले, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कभी हार न मानने वाली महान माँ मिली है। सड़क किनारे अपनी उपज बेचते बच्चों को देकर माँ को लगा सारी कठिनाइयां सार्थक हैं। जल्द ही एक और राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समय आ गया। इस बार फियोना पहले जैसी तेज तर्रार और घमंडी नहीं थी। वह विनम्रता और सम्मान के साथ फाइनल में पहुंची। शुरुआत में उसका सामना एक बेहद मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हुआ। वह दबाव में आ गई। घबराहट में उसके पैर कांपने लगे। जब प्रतिद्वंद्वी ने अपने प्यादे से उसका घोड़ा मार दिया तो फियोना निराश होकर सिर झुका बैठी। तभी कोच की आवाज गूंजी, तुम यहीं की हो? तुम इस मंच के योग्य हो? इन शब्दों ने उसे शांत कर दिया। अब उसने हर चाल सोच समझकर चलनी शुरू की, मानो वह शतरंज नहीं अपना जीवन सजा रही हो। रणनीति बदलने के लिए उसने जानबूझकर अपना घोड़ा दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक भेज दिया। कुछ ही चालों में खेल का रुख बदलने लगा। प्रतिद्वंद्वी ने उसका घोड़ा तो मार लिया, लेकिन अनजाने में वह फियोना के जाल में फंस चुका था। दर्शकों में हलचल मच गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह जीत रही है। लेकिन असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ था। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल शुरू किया। तुम मेरा प्यादा लो तो मैं तुम्हारा ऊंट ले लूंगी। शतरंज की बिसात पर तनाव चरम पर था। अंततः एक एक कदम बढ़ते हुए फियोना ने अपने प्यादे को रानी में बदल दिया। वह अब केवल एक खिलाड़ी नहीं रही, वह युगांडा की कटवे की रानी बन चुकी थी। यह कहानी फियोना म्यूटेजी के वास्तविक जीवन पर आधारित है। वह युगांडा की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी बनी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर का खिताब हासिल किया। उन्होंने गरीबी की जंजीरों को तोड़ दिया। भले ही लोग उन्हें तुच्छ समझते रहे, लेकिन उनके भीतर ऊंची उड़ान का सपना था। भले ही जीवन कागज जितना कमजोर लगे, पर उनका हृदय अटूट था। हम अपना जन्म नहीं चुन सकते, लेकिन लगातार मेहनत करके हम अपना भविष्य जरूर चुन सकते हैं।